बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तोशाखाना केस से इतना क्यों घबराए हुए हैं, क्यों राह फरार इख्तियार किए हुए हैं, अदालत में क्यों पेश नहीं हो रहे, क्यों तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तो लड़ाई पर उतर आए हैं। इनके वकील की जज साहब के साथ तलब कलामी हुई है अदालत में। इससे बचने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? इस केस में कहते हैं कि बड़ा मजबूत केस है, तो इसमें सजा से बचने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब पार्लियामेंट में कोई बिल लाया जा रहा है, इंतखाबी इस्लाहात का, कोई 70 के करीब तरमीम की जा रही हैं और इस कानून के ज़रिए, इस मुजवज़ा कानून के ज़रिए जो जमात है PTI, इस पर पाबंदी लगा सकती है जनाब पार्लियामेंट। और क्या ऐसा मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक मरतबा फिर ये वाज़े कर दिया है कि 14 अगस्त को हम घर चले जाएंगे, यानी चंद हफ्ते बाकी, महीने भी नहीं रह गए अब तो, कि 12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी होनी है। 13 अगस्त 2018 को असम्बली के अरकान ने हलफ उठाया था। उस दिन ये मौजूदा असम्बली जो है ये तश्कील पाई थी और 12 अगस्त को इसके 5 साल पूरे हो जाने हैं। अगर मुद्दत पूरी करके खुद तहलील होती है असम्बली, तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अगर 1-2 दिन पहले, जैसा कि अफवाहें हैं, असम्बली तहलील कर दी जाती है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने। ये हुकूमत की तरफ से ये तासर दिया जा रहा है कि जनाब हम इलेक्शन आगे नहीं करना चाह रहे हैं, हम बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं और हम 14 को घर चले जाएंगे। ये 2 दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं ये कैसे गुजारेंगे? ये क्यों 2 दिन की बात कर रहे हैं? 12 के बजाय 14 को घर क्यों जाएंगे? ज़ाहिर है हमारे जो आइन में दिया गया है कि आइन के आर्टिकल 224A के तहत निगरान हुकूमत बनना होती है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत करते हैं। अगर दोनों के दरमियान इख्तिलाफ राय नहीं होता, इत्तेफाक पाया जाता है किसी नाम पे, तो वो नाम नोटिफाई हो जाता है बतौर वज़ीर-ए-आज़म। अगर दोनों में इख्तिलाफ 3 दिन होते हैं दोनों के पास, 3 दिन के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने फैसला करना होता है। अगर इख्तिलाफ हो जाए तो फिर वो जो अपने अपने नाम है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजते हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो स्पीकर साहब तश्कील देते हैं, 8 सुकनी, 4 बंदे उस पार्टी से होते हैं, 4 बंदे उस पार्टी से होते हैं। वो सेनेट में से भी हो सकते हैं और जो जाने वाली असम्बली है तहलील होने वाली, उसके अरकान भी हो सकते हैं और वो भी 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भेजे गए नामों पर इत्तेफाक नहीं होता, फिर मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर ये फैसला करते हैं उन भेजे गए नामों में से एक नाम का, वो जो है वो इंतखाब करते हैं, नामजदगी करते हैं और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन लगते हैं। ये जो हुकूमत का प्लान नज़र आ रहा है, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है 14 तारीख की जो बात कर रहे हैं कि शायद ये असम्बली तहलील नहीं करना चाहते, असम्बली मुद्दत पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो गए। ताहम इस हवाले से दोनों तरफ से, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, जो उनके वज़रा हैं या कायदीन हैं, हुकूमत में शामिल वज़रा की बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से दोनों तरह की बातें हो रही हैं कि तहलील भी हो सकती है और मुद्दत पूरी भी कर सकती है। इलेक्शन 12 अक्टूबर नवंबर में होने हैं, ये प्लान नज़र आ रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि जनाब हम तो घर चले जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम शुरू हो जाएगा। जो इलेक्शन एक्ट में उन्होंने तरमीम की है उसके तहत तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है अगले इंतखाबात का। लेकिन बीच में एक रौला ज़रूर है। सियासी कुव्वतें ये चाहती हैं अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन, लेकिन एक कुव्वत ऐसी है जो थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं और उसका तरीका मैंने बता दिया था। जो उनकी जमातें हैं, मुक्तदरा जिनके ऊपर हाथ रखती है, एस्टेब्लिशमेंट की जो जमातें समझी जाती हैं यार, उनकी तरफ से कोई रौला चला आ जाएगा जनाब कि मरदमशुमारी होगी है तो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ। अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन की तरफ बात चलेगी तो फिर कुछ टाइम लगेगा, 2-3 माह आगे हो सकते हैं। हल्का बंदियों के लिए उनको टाइम चाहिए। 51
जो आर्टिकल है उसका सब आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो गया फिर नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, ये लिखा हुआ उसमें। फिर नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने हैं। बहरहाल मेरे ज़राए इस बात पे ज़िद हैं कि हुकूमत जो है और जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो इसी साल अक्टूबर या ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में इलेक्शन चाहती हैं। लेकिन हालात का क्या पता होता है आगे जाके, जैसे मैंने मुख्तरा की बात की है, मुख्तरा अगर ज़िद पे आ जाए तो हो सकता है इलेक्शन ही ना हो, कुछ और ही हो जाए। इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन लग यही रहा है इसी साल अक्टूबर नवंबर में। और दूसरी बात, वो जो इंतखाबी इस्लाहात लाई जा रही हैं, कहा जा रहा है जनाब कि वो कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि ये पार्लियामेंट को इख्तियार दे दिया जाए कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने की बात जो है कि इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ फलां जमात काम कर रही है, और ये बिल जो है वो ख़ास तौर पे पीटीए पर पाबंदी लगाने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता। पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया ही नहीं जा सकता आइन में तरमीम किए बगैर, ना रूल्स के तहत ना किसी कानून के तहत, कि वो किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा दे। वो लगा ही नहीं सकती पार्लियामेंट, ना कौमी असम्बली। हाँ, ये हो सकता है एक करारदाद मंजूर करके, करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, अखलाकी बस एक उसका होता है जवाब। वो एक करारदाद मंजूर करके कभी को भेज दे कि जनाब ये जमात जो है इस पर हमने बहस बूस की है पार्लियामेंट में या कौमी असम्बली में या सेनेट में, और देखा है कि जनाब ये मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है, 9 मई जैसे वाक़यात में मुलव्वस है, तो इस पर पाबंदी लगा दी जाए। फैसला ये काबीना नहीं करना है। आइन का आर्टिकल 17 जो है ये बहुत वाज़ेह है, ये तहफ़्फ़ुज़ देता है सियासी जमातों को, ये अंजुमन साजी की ज़मानत देता है, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है ये आर्टिकल। इसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई सियासी जमात मुल्क की सालमियत या हाकमियत आला के ख़िलाफ़ काम करती है, उन इक़दामात में मुलव्वस है, उन जराइम में मुलव्वस है जो रियासत मुखालफ हैं, तो उस पर काबीना जो है, जो हुकूमत है, वो पाबंदी लगाएगी और 15 दिन के अंदर अंदर वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल करना है बाकायदा, दोनों तरफ के से बुला के लोगों को बताना ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं जो हुकूमत की तरफ से फ़र्द जुर्म टाइप मामला आएगा वहाँ, या तनकीहात कह लें या फ़र्द जुर्म कह लें, वो जो आएंगी वो दूसरी जमात से जिस पे ये इल्ज़ाम होंगे ये पूछेंगे जनाब ये इल्ज़ामात हैं, अगर आपके पास सफाई में कुछ कहने के लिए तो कहें, वरना फिर पाबंदी बरकरार रही। किसी कानून के ज़रिए या इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये पूरे वसूख के साथ मैं बात कर रहा हूँ। अगर एमी वो कहते ना सिरचखे पवानी है, वो पवानी है तो पवाई जो गल्लां करवाने वास्ते, प्रोपेगेंडा करने वास्ते किसी ने मौका देना तो दे दियो कि जनाब देखो अब ये कानून बना रहे, वो बना रहे। कानून तो पहले से मौजूद है और आइन में मौजूद है, आइन में लिखा हुआ है। अब आते हैं जनाब इमरान खान तोशाखाना केस से क्यों भागे फिर रहे हैं। ये वो वाला तोशाखाना केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल किया था एक मरतबा के लिए 631P के तहत, और इनका रेफरेंस भेजा था सेशन कोर्ट को इस्तिगासा की शक्ल में। तो इसके खिलाफ अब ये कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं स्टे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। मेरी मुख्तलिफ फौजदारी कानून के माहर वकला के साथ बात हुई है, गैर जानबदार वकला से। उनका ये कहना कि 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनसे खान साहब का बचना महाल है। एक ये तोशाखाना वाला केस जिससे ये भागे फिर रहे हैं, और दूसरा अल कादर ट्रस्ट वाला केस। अब खान साहब ने एक तरह से एक वाली बयान भी दे दिया है। इन्होंने कल जो यूट्यूब पे कोई घंटा सवा घंटा खिताब फरमाया है और लंदन से शुरू हुए और अल कादर ट्रस्ट और अपने खिलाफ पाकिस्तानी केसेस की बातें शातें इन्होंने की हैं, तो वहाँ ये तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब वो जब हमने नमल यूनिवर्सिटी बनाई थी तो उस वक्त बहुत टाइम लग गया था बनाने में, कंस्ट्रक्शन में बहुत देर हो गई थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि कोई बड़ा बिल्डर जो है उससे बनवाया जाए, बहुत बड़ा डेवलपर है मलिक रियाज, तो मैंने कहा ये जल्दी बना देगा। मैंने उससे बात की तो ज़मीन भी उसने दी थी, तो उसने कहा कि मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, मैं ही बना देता हूँ बिल्डिंग, और उन्होंने जल्दी बना दी। भाई आपको वो क्यों बना के देंगे? वो एक बिजनेसमैन है, वो अपना फ़ायदा देखेंगे, वरना करोड़ों रुपए वो क्यों लगाएंगे आपके लिए, क्यों खर्च करेंगे?
और वो कहते हैं 5-7 अरब रुपए अब मालियत बनती है उस ज़मीन की और उस बिल्डिंग वगैरह की जो बना के दी थी उन्होंने। इतने अरब रुपए वो क्यों खर्च करेंगे? इसलिए खर्च करेंगे और उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। 19 करोड़ पाउंड जो बरतानिया से आए एनसीए की वजह से, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ के दिए पाकिस्तान को, वो खान साहब ने इनको वापस कर दिए मलिक रियाज साहब को। मलिक रियाज से पकड़े वहाँ उन्होंने और मलिक रियाज को ही इन्होंने पाकिस्तान में ला के वो दे दिए कि ठीक है जनाब, सुप्रीम कोर्ट में जो आपने देना होता है जुर्माना वहाँ जमा करवा दें। वहाँ जमा करवा दिए ना इन्होंने, वहाँ एडजस्ट करवा दिए। वकला ये कहते हैं कि वो ओपन एंड शट केस है, खुलेगा और उसका जो नतीजा है फौरी दिनों में नतीजा जो आ जाएगा। और उसमें बड़े लोग जो है वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार बैठे हुए, बातें सुनने में ये आ रही हैं। और दूसरा केस ये वाला है तोशाखाना वाला केस। तोशाखाना वाले केस में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये बहुत सादा छोटा सा केस है। 2 इसमें टोटल गवाह हैं, बाकी दस्तावेजी सबूत हैं। इन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया था, जो देना होता है इलेक्शन कमीशन को, उसमें इन्होंने ये जो असासे थे यानी तोशाखाना से जो माल लिया था इन्होंने, घड़ियाँ चड़ियाँ या फिर बेच के जो इनकम हुई थी वो जाहिर नहीं की। बस इतना केस है। वो वहाँ साबित हो गया कि इन्होंने ये अपने जो गोशवारे जमा करवाते हैं इलेक्शन कमीशन में, उनमें इनका जिक्र नहीं है इन तहाइफ का। ये इन तहाइफ को बेचकर जो 18, 20, 25 करोड़ रुपए इन्होंने हासिल किए थे, बकौल इनके कितनी की रकम ही बनती है, तो वो उन्होंने उसमें शो नहीं किए, जाहिर नहीं किए और इसी वजह से इन्हें उन्होंने नाइल कर दिया। ये इंतहाई सादा केस है। जो इलेक्शन एक्ट है 137 उसका सेक्शन है, वो पहले भी मैंने बताया था, वो ये कहता है कि अगर डिक्लेरेशन जो दे रहा है एमएनए या एमपीए या सेनेटर या कोई वजीर वो गलत साबित हो जाए तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा, बदनवानी में आएगा और उसके तहत फिर फौजदारी कार्रवाई होगी। बस इतना काम है। इन्होंने ये जाके बताना है वहाँ, वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है 2 गवाहों के साथ और दस्तावेजी शहादतों के साथ कि जनाब इन्होंने डिक्लेयर नहीं की अपने ये असासे या अपनी ये इनकम। ये वहाँ जाके साबित कर दें नहीं जनाब मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। इतना केस है। और इलेक्शन एक्ट का ही सेक्शन 173 है जो फॉल्स स्टेटमेंट जो है उस पर कार्रवाई की बात करता है और 174 के तहत, सेक्शन 174 के तहत सजा हो जाती है जो इन इकदाम का मुर्तकब यानी जराइम का मुर्तकब पाया जाता है। और सजा कितनी है? 3 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना, इतनी सजा है। लेकिन अगर ये सजा हो जाती है 2 साल भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 1 बार भी हो सकती है, तो फिर वो 5 साल के लिए सजा पूरी होने के बाद 5 साल तक असम्बली के लिए या किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार पा जाएगा 63 के तहत, आइन के आर्टिकल 63 के तहत। तो बस इन्होंने साबित ये करना है कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, इस्तगासा झूठा है और मैंने डिक्लेरेशन दी हुआ है, मैंने जिक्र किया हुआ है, ये देखें जनाब ये दस्तावेज पड़ी हुई है, ये लिखा हुआ है मैंने। वो कहेंगे जनाब ये दस्तावेज पड़ी हुई है, खान साहब दिखा दें इन्होंने कहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। डिक्लेयर किया नहीं हुआ, इसलिए तो इनको नाअहल करार दिया एक दफ़ा के लिए इलेक्शन कमीशन ने। तो जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में जहाँ चल रहा है ये इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में, तो वहाँ जज साहब देखेंगे कि जनाब शहादतें जो हैं खान साहब जो हैं सफाई की शहादतें मौजूद नहीं हैं और इस्तगासा की शहादतें जो हैं वो साबित कर रही हैं केस, तो उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो इनको सजा दे दें। अब खान साहब भागे फिर रहे हैं इससे। वैसे मेरी बात हुई है किसी जगह पे, तो उन्होंने कहा जनाब खान साहब खुद मजबूर कर रहे हैं रियासत को कि इनका जो ट्रायल है ये फौजी अदालतों में चले या फौज इनको अपनी तहवील में ले ले। अगर वहाँ चले जाते हैं तो फिर इस केस में और दीगर जो केस हैं उनमें भी फिर पेश तो उन्होंने ही करना है ना, फिर तो पेशियाँ होनी है। अब ये नवंबर 2022 से केस चल रहा है और 27-28 इसमें तारीखें पड़ चुकी हैं। खान साहब 1 तारीख पे भी अदालत में पेश नहीं हुई। और जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने ये जिक्र किया है कि भाई आप तो पेश नहीं होते। एक पेशी में ये आपको याद है पेश हुए थे, उस वक्त जज थे जफर इकबाल साहब उनकी अदालत में,
अब ये केस चला गया, वो ट्रांसफ़र हो गए। ज़फ़र इकबाल साहब दरअसल ना पंजाब अदलिया से उनका तल्लक था। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी खिदमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सपुर्द की हुई थी। जब वो वाक़या हुआ था, वो हाज़िरी वाला जब ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए थे, तो गाड़ी में बैठ रहे थे और कहा जनाब मुझे डर लगा कि वहाँ सादा लिबास वाले थे और मेरी जान को खतरा था, और वो जो हाज़िरी शीट थी वो इनका वकील लेके गया था, और बाद में वो हाज़िरी शीट ही गायब हो गई थी। वो उस वक़्त ज़फ़र इकबाल साहब जज थे, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो खिदमत थी वो वापस ले ली थी, और हुमायूं दिलावर साहब के पास, जो जिनका तल्लक इस्लामाबाद जुडिशरी से है, उनके पास इनका केस चला गया था। और अब वो काबिल समाअत हो गया, इसको उन्होंने चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया, उन्होंने फिर काबिल समाअत करार दे दिया। इन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तखीरी हरमों की बात कर रहा हूँ, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई है अपील। तो वो कल लगनी थी आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस के पास, वो तो हो गए अचानक बीमार आमिर फ़ारूक साहब, और आज 13 तारीख को भी शायद वो बीमार रहे, तबीयत उनकी सेहत इजाज़त ना दे, और आज भी उस अपील की समाअत ना हो। और उन्होंने चक्कर ये चलाया हुआ है कि उसमें ऑब्जेक्शन लगवा लिया हुआ है। तखीरी हरमों का ये हरमों में से एक हरबा है कि ऑब्जेक्शन लगवा लें, बायोमेट्रिक नहीं करवाई जनाब। बायोमेट्रिक के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत नहीं होती। तो ये ऑब्जेक्शन लगवा के बैठे हो कि जहाँ पहले ऑब्जेक्शन के, और नीचे हम अदालत में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में कहेंगे जनाब हमारा मामला तो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहाँ हुक्म इम्तनाई की दरखास्त भी दी हुई है उस दरखास्त के साथ ना, जनाब नीचे वाली अदालत को, यानी जो हुमायूं दिलावर वाली अदालत है, उसको रोका जाए जब तक इस अपील का फैसला नहीं हो जाता। तो जज साहब ये कह रहे हैं कि मैं अब इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करूँगा। आज फिर पेश नहीं हुए इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा जनाब ये तो यार मजाक ही है, किस केस में तो पेश ही नहीं हो रहे आप लोग। और इनके जो पहले कई एक वकील है ना, एक वो गौहर साहब हैं, एक ख्वाजा हारिस अहमद साहब हैं, कुछ और हैं, एक इन्होंने नया वकील किया था शेर अफजल मरवत साहब। ये वहाँ अदालत में कुछ इनका ज़रा लबो लहजा सुनने के, आवाज़ बड़ी ऊंची आवाज़ में ये बात करते हैं। तो ये इन्होंने कुछ बात शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा जनाब जब दरख्वास्त की समाअत ही मुलतवी कर दी है, आप लोगों ने ये कहा कि हम जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उसका इंतज़ार कर लेते हैं, तो फिर पता चला जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो केस की समाअत नहीं हो रही, जज साहब भी नहीं आए। तो उन्होंने कहा जनाब मैं कल सुनूंगा फिर। तो वो बातें कर रहे थे। उनका यार जब मैंने ये कह दिया है वकील साहब कि आपकी कोई बात अब करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, जब कल में चलेगी ये समाअत तो कल तक इंतज़ार कर लें, लेकिन वो बात ही नहीं आ रहे। तो जज साहब ने कहा कि लगता है कि आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है, यानी लड़ाई के लिए लाया गया है कि अदालत के साथ झगड़ा किया जाए, और अदालत का झगड़ा होगा, जज इनकार कर देगा समाअत करने से, किसी और जज के पास चले जाएगा, हफ्ता 10 दिन फिर निकल जाएंगे। तो वकील साहब जो है उन्होंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वकील साहब ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि आपको भी इसी केस के लिए लाया गया है, मनपसंद फैसला हासिल करने के लिए, मकसद ये बिटवीन द लाइन यही बात बनती है ना। तो उन्होंने वकील साहब ने ये बात की। बहरहाल अब उसकी समाअत जो है आज 13 जुलाई को होगी। ये कोशिश करेंगे लड़ने लुड़ने की, झगड़ने की, रवैया इनका ये लग रहा है। और बायोमेट्रिक के बगैर कैसे समाअत हो सकती है, वहाँ फिर तखीरी हरबे, और यहाँ भी तखीरी हरबे। ये वैसे सियासतदानों को इसका होता है एक मामला, वो समझते हैं जनाब हमारे साथ अदालतें जो हैं वो ज्यादती कर रही हैं, तो फिर उनके जो कारकुन हैं, जो कारकुनों के ज़रिए अदालतों पे चढ़ाई कर देती हैं, वकीलों के ज़रिए चढ़ाई कर देती हैं। मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब लाहौर हाई कोर्ट में वो एहतसाब के केस चल रहे थे, तो एतजाज़ अहसन साहब रोज़ाना एक नुक्ते पे एक मुतफर्रक दरख्वास्त डालते थे। वो इतनी दरख्वास्तें हो जाती थी कि असल केस का पता ही नहीं चलता था कि असल केस किधर है। एहसान अल्लाह चौधरी साहब की डीबी थी यहाँ डिवीज़न बेंच, उसको हेड कर रहे थे उनकी अदालत में, तो बेनज़ीर के केस लगे हुए थे उनके पास। तो पीपल्स पार्टी, पीपल्स राइट रिफॉर्म के जो वकला थे, मियाँ हनीफ ताहर और दिलदार भट्ट मेरे ख्याल दूसरे साहब थे, तो उन्होंने अदालत में जाकर जनाब जजों को बुरा भला कहा, और कहा कि मौलवी मुश्ताक वाला तुम लोगों के साथ सलूक होना है, तुम्हारे जनाजे को भी मक्खियाँ खाएंगी।
इस तरह की बातें चाहते हैं। वैसे मौलवी मुश्ताक ये कहा करते थे बाद में कि जनाब भुट्टो साहब ने केस जो है वो सियासी इमदाद में लड़ा। बहरहाल वो तो हमें दिल की तसल्ली के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए बात किया करते थे, वरना उसको तो सारी दुनिया, पाकिस्तान में नहीं बाहर के लोग भी, भुट्टो साहब का जो फांसी का हुक्मनामा है उसको जुडिशल मर्डर कहते हैं, जुडिशल मर्डर आर्डर। बहरहाल, और यही इसी तरह का मामला जब सजाद अली साहब चीफ जस्टिस के साथ नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में कोई खटपट चलने शुरू हो गई, कोई इख्तलाफात हो गए और उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी नवाज शरीफ के खिलाफ। सजाद अली शाह साहब ने, नवाज शरीफ ने सॉरी भी किया जाके, तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी नहीं, पार्डन चाहिए, माफ़ी, खुली खुली माफ़ी मांगो। तो इस पे ज़ाहिर फिर नून लीग वालों ने कोई प्लानिंग की या क्या हुआ, तो फिर उस अदालत पे हमला हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया, और बाद में उस केस में तौहीन अदालत में वो तारक अजीज साहब नीलामगर वाले जो MNA होते थे इनके, मियाँ मुनीर साहब MNA थे, अख्तर रसूल MNA थे, इन लोगों को फिर वहाँ तौहीन अदालत में बाद में सजाएं हो गई। लेकिन ये तय है कि लड़ाई झगड़ों से केस ख़त्म नहीं होते, केस कानूनी जंग के ज़रिए ख़त्म होते हैं। अब ये क्योंकि बड़ा सादा सा केस है, 2 गवाह हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि इसमें मेरी जान नहीं छूटनी, ये दिनों में केस का फैसला हो जाना है। और जज साहब ने कह भी कह दिया कि रोज़ाना की बुनियाद पर, अगर सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए हुए हैं इमरान खान साहब, अगर स्टेज 2 नहीं होता, मामूल के मुताबिक कार्रवाई चलती है, तो खान साहब की सजा जो है पंजाबी कहते वटती पई है, सामने निविष्ट दीवार है, इसलिए खान साहब परेशान है। पर इमरान खान चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके मामले को ज़रा इल्तवा में रखा जाए, लेकिन इससे इनको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। मैंने अभी पहले कहा ना, किसी शख्स के, किसी शख्सियत के हवाले से नाम लिए बगैर, कि ऐसा ना हो कि इस केस में ये फ़ौजी गाड़ी में आया करें और फ़ौजी गाड़ी में जाया करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।